गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको कल मैप का जो लेक्चर था हमारा, जो हम संडे की हमारी नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है, वो पसंद आया होगा। आज 25 जनवरी है, मंडे है, और आज हम करंट अफेयर्स जो है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन पेरिस एग्रीमेंट को लेकर होने वाले हैं। देन नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। इसके अलावा फिस्ट प्रोग्राम काफी न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर्कटिक पॉलिसी जो है ये भी काफी न्यूज में थी, इसके ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था, देखेंगे इसके बारे में। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। मर्सी पिटिशन को लेकर भी न्यूज थी, वैसे इंडियन पॉलिटी का एरिया है। क्वेश्चन आर को भी लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया। दोनों ही इंडियन पॉलिटी के एरियाज हैं वैसे, लेकिन क्योंकि न्यूज में मेंशन किया हुआ था तो यहां पे एक एक क्वेश्चन दोनों के ऊपर बनाया गया है। देन हमारा डिस्कशन होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के ऊपर, रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड देन फाइनली कतर के बॉर्डर के बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कतर अभी न्यूज में था और इसके साथ साथ इजिप्ट भी काफी न्यूज में था। चलिए, तो आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे हमारा आने वाला है, एंड देयरफॉर जेन 50 कोड जो है इसको एक्टिवेट कर दिया गया सो दैट यू कुड गेट 50% स्ट्रेट डिस्काउंट जो भी सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड लेट्स वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया है। तो सोमालया, ब्लैसियस, अतुल, सुदीश, मीनाक्षी, राम एस, राकेश जे ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। आपने जो भी वीडियो सीरीज ज्वाइन करी है उनको रेगुलर बेसिस पे आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, और जिन्होंने क्रैक यूपीएससी की सीरीज को ज्वाइन किया है तो डे वाइज जो है अपने असाइनमेंट्स को जरूर कंप्लीट करिएगा। आज 3 बजे हमारा लेक्चर जो है वो अनअकैडमी पे होने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे लाइव जो है हम सोल्व करेंगे और जो लीडर बोर्ड है वो भी देखेंगे कि किस किसने कितनी तैयारी करी है। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। So let's start with the quotation. Don't fear failure, not failure, but low aim is the crime. तो यहाँ पे फेलियर जो है वो इतना बड़ा क्राइम नहीं, और वो तो क्राइम है ही नहीं। रादर जो क्राइम है वो ये है जब आप बहुत छोटा टारगेट अपने सामने सेट करते हैं। इन ग्रेट अटेम्प्ट्स इट इज ग्लोरियस इवन टू फेल। अगर आप बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं और फेल हो भी जाते हैं, बिलीव मी आप ऐसे पॉइंट पे जाके फेल होंगे जहां पर काफी सारे लोग जो है सक्सेसफुल होकर भी आपसे नीचे होंगे। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपका टारगेट है कि आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में बेसिकली आना है, दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस पीपल जो कि इतना बड़ा टारगेट सेट ही नहीं करते हैं लाइफ में, और लो टारगेट सेट करके ही उसको अचीव करके खुश रहते हैं। सी इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट व्हेन यू सेट लार्जर टारगेट्स, और मान लीजिए कि आपको मिलता भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपका एग्जाम जो है पीसीएस का एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है, यू बिकम एन एसडीएम या आप डीएसपी जो है अपने ही स्टेट के अंदर बन जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पे आपको आपका टारगेट तो नहीं मिला, इवन आफ्टर सेटिंग अ वेरी बिग टारगेट उसको अचीव नहीं भी कर पाए, आपको जो सेकंड चीज मिलेगी वो भी बहुत ही बेहतरीन है। उसमें भी आपको लोगों की हेल्प करने का काफी मौका मिलेगा, उसमें भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन जो है अपने देश के लिए देने का काफी मौका मिलने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी के साथ होने वाला है, बट आई एम सेइंग कि बिग टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज अगर आप बिग टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव नहीं भी कर पाते, उसके बावजूद भी जो चीज आप अचीव करेंगे वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और उसमें आपको वो सभी चीजें मिलेगी, वो सभी चीजें करने का मौका मिलेगा जिसके लिए आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, और एक नए पर्सपेक्टिव से जो कंट्री है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की, उसको हेल्प करने का आपको मौका जो है वो तब भी आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स व्हाई ऑलवेज सेट द बिगर टारगेट्स। टारगेट्स आपके बहुत बड़े होने चाहिए। सो जो टारगेट्स आप सेट करते हैं वो काफी लो नहीं होने चाहिए, वो रादर काफी ऊंचे टारगेट्स आपको सेट करने चाहिए। चलिए, सो यहाँ पे जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 का अगर आपका स्कोर आता है तो दोबारा से अटेम्प्ट विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर कर लीजिएगा, अदरवाइज 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज जो है जरूर कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है इसको आप सर्कल में डालें। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है जो बाइडेन हैज रीस्टोर्ड अमेरिका पार्टिसिपेशन इन यूनाइटेड नेशन पेरिस एग्रीमेंट। तो यूएन का जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो बाइडेन ने क्या किया, अमेरिका को उसके अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट करा दिया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैड पुल्ड आउट ऑफ द प्रीवियस पैक्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2001 के अंदर। तो 2001 के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, यूएस थे, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल से अपने जो आपकी पार्टिसिपेशन था वो वापस लिया था। ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉल हैपेंड फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका ने जो अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ किया था वो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली जो बाइडेन जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जो पहली चीज उन्होंने करी वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ वापस खींच लिए थे, बाहर खींच लिए थे और अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, उसमें दोबारा से पार्टिसिपेशन जो है वो किया है।
तो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड साइन। देख सकते हैं आप, कुछ कार्टून के थ्रू आपको दिखा रखा है। सो पहली जो स्टेटमेंट है जो न्यू प्रेसिडेंट है उन्होंने करके दिखाई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ये ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनसे हाथ बाहर निकाले गए थे। तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो अमेरिका को कंट्रीब्यूट भी करना था, तो यहाँ पे कहा गया था कि यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड जो था उसके अंदर 3 बिलियन अमेरिका को कंट्रीब्यूट करने थे, लेकिन 1 बिलियन देने के बाद ही अमेरिका पीछे हट गया था। बट यहां पर दोबारा से अभी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स वाज नो लॉन्गर बाउंड बाय इट्स नेशनल प्लेज ऑल्सो। तो इन्होंने, जैसे आप जानते हैं कि हर कंट्री ने अपने अपनी प्लेज दे रखी है कि हम इतना जो एमिशन है वो कम करेंगे और अपनी इकोनॉमी को ग्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो था वो 26 to 28% जो था वो कम करना था बाय 2025 एज पर 2005 के लेवल्स के हिसाब से। वो भी चीज अब बाइंडिंग नहीं रही थी अमेरिका के ऊपर, बट अब क्योंकि अमेरिका ने दोबारा से इसे ज्वाइन कर लिया है तो ये चीज भी दोबारा से बाइंडिंग हो जाएगी। एंड यू नो दैट अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर। रैंक मुझे बताइएगा, चाइना का नंबर 1 है या अमेरिका का नंबर 1 है पर कैपिटा के हिसाब से भी एंड ओवरऑल भी। तो यहां पे अमेरिका जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर्स, दैट्स वाई इनका इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के अंदर होना काफी जरूरी था। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है वो भी बिल्कुल ठीक है। 2001 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल से उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींचे थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि बताएं 3 स्टेटमेंट्स देके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डीसीजीआई दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दिया है 2 नई वैक्सीन को। कोवैक्सीन जो है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है एंड कोविशील्ड जो है इसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। आपको इसका आंसर करना है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ अपनी कंट्रीज के लिए ही नहीं, आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी भी हेल्प करेंगे और उन्हें भी वैक्सीन जो है प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस इज सीन एज वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पे देखा जा रहा है। इस पे मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया यहां पे इनिशिएट कर रहा है अपनी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसने अभी रिसेंटली हमारी 2 वैक्सीन जो है उसे अप्रूवल दिया था और इसे लगाया जाना शुरू भी किया गया है। इसके अंदर जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कोवैक्सीन जो है एक पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम है और सेकंड जो है वो कोविशील्ड है। लेकिन कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की है एंड कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की है। तो यहां पे वेरियस कंट्रीज जो है उनको ये प्रोवाइड करी जाएगी। कौन कौन सी कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा, किस कंट्री को नहीं दिया जा रहा है, ये आपको मीन्स के आंसर के अंदर लिखना है। दैट्स वाई वो चीज मैं अभी आपको नाम नहीं बता रहा हूं, सो दैट आपको मीन्स का आंसर लिखने में थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ा सा आप भी उसके ऊपर रिसर्च करके देखें ताकि लिखते हुए चीजें आपके लिए आसान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेन्स के एक्चुअल आंसर जब आप देंगे यूपीएससी के अंदर तो उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। इवन इंटरव्यू के अंदर भी इस तरीके की चीजें पूछी जाती है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। यहां पे फिलहाल हमारा आंसर जो होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया फिस्ट प्रोग्राम को लेकर बताएं। फिस्ट प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय। तो फिस्ट प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आंसर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है, नीति आयोग, डीएसटी के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। चलिए, तो ये बेसिकली फिस्ट टैब है, फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एसएनटी, फंड फॉर इंप्रूवमेंट फॉर एसएनटी दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड। इसकी अभी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले, बेसिकली 22 तारीख को, जन 22 को 2021 में इसकी मीटिंग हुई। और इसके स्कीम के अंदर इंटेंड किया जा रहा है कि किस तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट किया जाए और एनेबलिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करी जाए और आरएनडी को प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके यूनिवर्सिटीज के अंदर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आरएनडी एक्टिविटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसको प्रमोट करना है। और ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ये डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आरएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। स्कोप एंड सपोर्ट इसका बता रखे, सपोर्ट मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ किस किस तरीके के सपोर्ट लेवल 0, 1, 2 लेवल पे कॉलेज और पीजी डिपार्टमेंट्स को दिए जाएंगे, वो भी इसमें बता रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में 4th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज अनवील्ड अ न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। तो एक नई आर्कटिक पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, नया ड्राफ्ट, वो इंडिया के द्वारा अनवील किया गया है। हो सकता है इंडिया के द्वारा किया गया हो या फिर किसी दूसरी कंट्री के द्वारा। हिमाद्री इज इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, जो कि नॉर्वे में लोकेट करता है। तो आर्कटिक के अंदर पहला परमानेंट इंडिया का जो स्टेशन था, रिसर्च स्टेशन, वो हिमाद्री है। तो सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए आर्कटिक रीजन के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज, जैसे कि यहां पे टूरिज्म हो, रिसर्च हो, मिनरल ऑयल गैस, ये सब चीजें करी जाती हैं और ये तभी एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूं। सो दिस इज द आर्कटिक रीजन
और काफी सारी कंट्रीज जो हैं जैसे रशिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, इनका तो इंटरेस्ट रहता ही है। इवन इंडिया का भी इंटरेस्ट यहां पर है, क्योंकि हमारा भी एक रिसर्च स्टेशन पहला हिमाद्री जो है वो यहां पे बनाया गया था। परमानेंट है, नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेट करता है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया था 1 जुलाई 2008, तो 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है आर्कटिक रीजन के अंदर। तभी एक न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी जो है उसको इंडिया लेके आया है, और इसके अंदर कहा है कि किस तरीके से जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, यहां पे सस्टेनेबल तौर पर टूरिज्म को किया जा सकता है, और साथ साथ में ही मिनरल एंड ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर भी पॉइंट्स जो है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमने अभी आर्कटिक के बारे में डिस्कशन किया, तो आप दो पोल्स जो हैं उनके बारे में तो जानते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। थर्ड पोल के नाम से भी किसी एरिया को जाना जाता है। इसी चीज का डिस्कशन न्यूज़पेपर में भी किया गया था। बताएं क्या वो पैसिफिक ओशन है, कुक आइलैंड्स हैं, सहारा डेजर्ट को कहा जाता है, या फिर हिंदू कुश हिमालयन को कहा जाता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, तो वहां पर आर्कटिक फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है इसको थर्ड पोल के तौर पे भी कई बार रेफर किया जाता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो नॉर्थ पोल और आपका जो साउथ पोल है वहां पे बहुत ज्यादा आइस है, और तीसरी ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा, और जिसको कंपेयर किया जा सकता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ मिलती है, इतनी ज्यादा आइस होती है, दैट इज द हिंदू कुश हिमालयन रीजन। और इसी को थर्ड पोल के नाम से भी रेफर किया जाता है क्योंकि ग्लेशियल आइस यहां पे काफी ज्यादा है। 10 से ज्यादा मेजर रिवर्स की जो बेसिन है वो भी यहां पे फॉल करते हैं। माउंट एवरेस्ट हो, ये भी यहां पर, और काफी सारी बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स भी यहां पर लोकेट करती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से दिखता है, तो आपको मेजर रिवर बेसिन जो है वो भी यहां पे दिख पा रही होगी, और ये आपका पूरा का पूरा हिंदू कुश वाला रीजन जो है, हिंदू कुश हिमालयन, ये आपका इंडिया कवर हो रहा है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, चाइना तिब्बत वाला रीजन खास तौर पे, और देन वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन भी यहां पर कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसको आप जेन 50 कोड को यूज करते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द स्ट्रेट 50% डिस्काउंट, एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग एग्जाम इन अ वेल टाइम बाउंड मैनर। क्योंकि डे 1 से लेकर डे 200 तक आप लोग रेगुलर बेसिस पे आपको असाइनमेंट जो होंगे वो मिलेंगे, और आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस जो होंगे वो दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स इसके अंदर रहने वाले हैं, क्विजेस रहने वाले हैं, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करके एग्जाम के अंदर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके मेंस के आंसर्स है वो भी एवरीडे बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स इसके अंदर दिए जाते हैं, सो दैट वन आंसर यू कुड राइट डेली, ताकि एक आंसर तो एटलीस्ट आप इसे रेगुलर बेसिस पे लिख पाए और इवेल्युएट करा पाए। तो यहाँ पे कोशिश करिए, जो जेन 50 कोड जब तक एक्टिवेट है, तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए 2021 के लिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर 2022 इज योर टारगेट डेट, 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज अ 500 डेज सीरीज। इसके अंदर 500 डेज तक आपको जो असाइनमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की डायरेक्शन में चलते हैं। इसके बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज मर्सी पिटीशन जो है उसे फॉलो किया जाता है। तो आपके सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं। देखिए, अगर आप इसमें ऑप्शंस भी देखेंगे तो ऑप्शन 4 जो है वो सभी जगह है, तो इसको तो आप वैसे ही मार्क कर दीजिए, इसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है। और न्यूज भी मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि तमिलनाडु गवर्नर जो है वो एक डिसीजन लेंगे इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज की मर्सी पिटीशन जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर लोग शामिल थे उनको देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, 1991 का ये एक असैसिनेशन केस है जो काफी टाइम से चला आ रहा है, और यहां पे मर्सी पिटीशन जो इसके अंदर कल्प्रेट है उनको देनी है या नहीं देनी, ये चीजें न्यूज में थी। दैट्स वाई आपसे क्वेश्चन मर्सी पिटीशन के ऊपर पूछा जा सकता है। तो यहां पे क्या यूके, यूएसए, कनाडा, इंडिया कहां कहां पर ये दी जाती है, सोचें। चलिए, तो यहां पे ब्रिटेन के अंदर, यस ब्रिटेन के अंदर भी ये है, यूएसए के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी और भारत के अंदर भी है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इन इंडिया, अगर भारत में बात करें तो पावर टू ग्रांट पार्डन ये किस किस के पास है? क्या प्रेसिडेंट के पास है? तो यस प्रेसिडेंट के पास है। क्या गवर्नर के पास है? तो यस गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स जो है वो भी इसको दे सकते हैं। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंदर जो आपकी पार्डन की पावर होती है वो दे रखी है, और साथ में ही यहां पर केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले जो निर्भया केस था, निर्भया केस के अंदर भी मर्सी पिटीशन फाइल करी गई थी जो कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा मना कर दी गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो यहां पे केस बाय केस बेसिस पे देखा जाता है कि क्या उसे कंसीडर करना है या नहीं करना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मर्सी पिटीशन का जिक्र था, एक और आर्टिकल था और वहां पर क्वेश्चन आर के बारे में बताया हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन आर को लेकर बताएं नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही नहीं है। द फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग जो है उसे क्वेश्चन आर कहा जाता है। एंड द क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर्स आर द मेंबर्स बेसिकली जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा, दे आर रेफर्ड एज द प्राइवेट मेंबर्स। तो आप जानते हैं हाउस के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं एंड अदर देन मिनिस्टर्स होते हैं। सो अदर देन मिनिस्टर्स आर कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ द हाउसेस, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दे आर द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आर कराना है, किस तरीके से कराना है, इसके ऊपर जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में आप जानते हैं अलग अलग होते हैं। उनके नाम भी मुझे बताइएगा, कहां पे चेयरमैन होते हैं, कहां पे स्पीकर होते हैं। तो यहां पे उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है क्वेश्चन आर को लेकर कोई भी चीज होती है। तो आपको बताना है इसका आंसर, सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो देखिए आपको नॉट करेक्ट बताना था। आई होप आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा और इनकरेक्ट को ही मार्क किया होगा। क्वेश्चन आर को आप जानते हैं कुछ दिन पहले कोविड-19 की वजह से हाउस नहीं चल पा रहा था और फिर जब हाउस को स्टार्ट किया गया तो कहा कि अब हमें इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेना चाहिए और पूरा का पूरा जो टाइम है वो हमें इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही देना चाहिए। तो वहां पे कहा गया कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए क्वेश्चन आर को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अभी दोबारा से ये कहा गया है कि जो सस्पेंड किया गया था क्वेश्चन आर को, इवन अपोजिशन ने इस चीज का काफी विरोध भी किया था, उसको अब दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा और आने वाले सेशंस के अंदर, खासतौर पर बजट सेशन के अंदर क्वेश्चन आर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन आर का जिक्र था न्यूज के अंदर, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। फर्स्ट आर जो होता है किसी भी सेशन का, वो यहां पे क्वेश्चन आर के तौर पे स्लॉट किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहां पे जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, दे आर द अथॉरिटी की इसको किस तरीके से कंडक्ट कराना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। कैन दीज क्वेश्चन बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स? तो यस, एमपीज जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दे आर द प्राइवेट मेंबर्स, उनको भी ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो कैन नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर क्या होगा? आपको गलत ही स्टेटमेंट बतानी थी। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज अगेन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चंस को लेकर ये है, आप जानते हैं 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहां पे आपको स्टेटमेंट्स में ही बता दिया, बट लेट्स सी कि उनका नेचर क्या होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स रिटन आंसर। अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर रिटन आंसर की जरूरत होती है। स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स ओरल आंसर। स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर ओरल आंसर की जरूरत होती है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंदर 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है और इसके अंदर भी रिटन आंसर प्रोवाइड किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, तो यहां पे बात करी जाए तो अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें जो स्टार्ट नहीं है, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ स्टार लगा होता है, दे आर द स्टार्ट क्वेश्चंस, उनमें ओरल आंसर्स लिए जाते हैं। एंड अनस्टार्ट बिल्कुल ही उसके उलट होते हैं, इसके अंदर रिटर्न आंसर लिए जाते हैं। और वैसे मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि जो स्टार परफॉर्मर्स हमारे होते हैं, जो स्टार सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आपको कभी भी रिटर्न में आंसर नहीं देंगे। उनसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको ओरल आंसर ही देंगे। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, बेसिकली इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं। लेकिन जो स्टार नहीं है, मतलब अनस्टार्ट, वो आपको राइटिंग में आंसर देंगे। ठीक है, तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंदर 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती, लेकिन इसके अंदर भी जो आंसर है वो ओरली ही दिया जाता है। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है पुट द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने आपको बीआरएस और आईसीजे, जिन्होंने कुछ लोगों ने सीजेआई करके भी इसे याद रखा था, जो ईस्टर्न साइड की रिवर्स थी, वेस्टर्न साइड की रिवर्स थी, ये बताया था। और मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी आपको 1960 की जो ट्रीटी है उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने आपको फ्रेम करके दिया था। वहीं से ही कुछ नॉर्थ टू साउथ रिवर्स आपको बताने। लेट्स सी आपने उस दिन ये रिवर्स को ध्यान से देखा था या नहीं देखा था। झेलम, चिनाब, रावी, आपको रिवर्स लगानी है नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ। सोचें। चलिए एक बार मैप पे दिखा देता हूं, झेलम, चिनाब एंड रावी कहां पे फॉल करते हैं। सो दिस इज झेलम, दिस इज चिनाब एंड दिस इज रावी। ठीक है, तो वैसे ही एक सीक्वेंस में दिए गए। अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो ऑलरेडी सीक्वेंस के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले झेलम आती है, फिर चिनाब आती है और फिर आपकी रावी नदी आती है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिसेंटली इजिप्ट ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, उसे कतर के साथ रिज्यूम किया। कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले रादर, ये जो रिलेशंस थे ये खत्म कर दिए गए थे क्योंकि काफी ज्यादा इल्जाम जो थे वो लगाए जा रहे थे कतर के ऊपर। क्या थे वो भी बताऊंगा। बट आपको यहां पे जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि कतर जो है, ये कंट्री का बॉर्डर किसके साथ टच होता है? क्या सऊदी अरेबिया के साथ होता है, इजिप्ट, यूएई या फिर कुवैत? सोचिए। चलिए, तो यहां पे जो दूसरी कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, उन्होंने कतर को एक्यूज किया था कि ये जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के साथ अपने रिलेशंस को फर्दर क्लोज करके।
तो यहाँ पे ईरान के साथ बोनहोमी जो थी कुछ टाइम पहले तक कतर की काफी इंक्रीज हो रही थी, इसी वजह से काफी सारी अरब कंट्रीज ने उनके साथ अपने रिलेशन को खत्म कर दिया था। लेकिन यहां पर इजिप्ट ने जो है दोबारा से ये रिलेशंस जो है स्टार्ट करे हैं कतर के साथ, लेकिन कतर की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे देख लेते हैं कि किस कंट्री का बॉर्डर टच करता है 4 ऑप्शंस में से। तो यहां पे देख रहे हैं दिस इज कतर, बहरीन यहां अलग है, यूएई भी अलग है, नीचे पीछे सऊदी अरेबिया जो है इसका बॉर्डर टच हो रहा है, और इजिप्ट तो वैसे ही काफी दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, और आप इस एक्टिव रिवीजन के अंदर आंसर करने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे देखते हैं आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइएगा कि किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो यहां पे पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए पीछे हटा था, वो एक डिसीजन लिया गया था, और अभी जो बाइडेन जो है उन्होंने दोबारा से अपनी एंट्री कर दी है इसके अंदर। इवन जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एग्जांपल भी दिया गया था। अब जो 3 बिलियन का कमिटमेंट किया गया वो भी हमें देखने को मिलेगा अमेरिकन साइड से। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 26 से 28% कम करने के लिए कहा था 2025 तक 2005 के लेवल के हिसाब से, वो भी हमें अमेरिका से अब एक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें से विड्रॉ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डीसीजीआई के बारे में देखा था। कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यहां पे डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, और अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत हम लोग जो है आसपास की जो कंट्रीज हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनको हेल्प के तौर पर ये जो मेडिसिन है, ये जो वैक्सीन है, ये सप्लाई करना शुरू करेंगे। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, और कोविशील्ड जो है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट की है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है बहुत जल्दी अभी शुरू होने वाली है। इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। ठीक है, तो नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए नेबरिंग कंट्रीज को हम अपनी ये वैक्सीन जो है सप्लाई करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से मुझे बताएं फिस्ट प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए आर&डी सेक्टर के अंदर इसे लाया गया है। इससे जो टैलेंट होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसको भी अट्रैक्ट किया जाएगा। डीएसटी के द्वारा इसे लाया गया है। फिर जल्दी से उस स्टेशन का फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम मुझे बता दें, जिसको कि 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इंडिया ने अभी न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी जो है इसको अनवील किया है। इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च से लेके टूरिज्म और फिर इवन ऑयल एंड गैस के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो हिमाद्री वाज द नेम ऑफ द स्टेशन। फिर थर्ड पोल के बारे में देखते हैं। थर्ड पोल किसको कहा जाता है ये आप बताइए। ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर ही था, और यहां पे ग्लेशियल आइस काफी ज्यादा है, दैट्स वाई हिंदू कुश हिमालयन को थर्ड पोल कहा जाता है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, जो मैंने आपसे मर्सी पिटिशन के बारे में पूछा था। तो जल्दी से मुझे एक कंट्री का नाम बता दें। यहाँ पे राजीव गांधी असैसिनेशन केस को लेकर इसका जिक्र किया गया था। 1991 का केस अभी भी पेंडिंग पड़ा है। मर्सी पिटिशन देनी है या नहीं देनी, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, और 2-3 दिन में इसके ऊपर एक डिसीजन जो है वो भी दिया जाएगा। यूके से लेकर यूएसए, कनाडा एंड इंडिया के अंदर मर्सी पिटिशन को कंसिडर किया जाता है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन आर के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं कि क्वेश्चन आर जो होता है क्या प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से पूछा जा सकता है, यस या नो, ये आपको बताना है। पहला घंटा होता है ये, और राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अभी पीछे बंद कर दिया गया था इसे, और मॉनसून सेशन के दौरान, और अभी इसे दोबारा से बजट सेशन के अंदर रेज्यूम किया जाएगा। फिर 3 तरीके के क्वेश्चन थे। नोटिस आर जो क्वेश्चन था आपका नोटिस क्वेश्चन था, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, उसके अंदर कितने दिन का टाइम होता है ये मुझे बताइएगा। इसका जो आंसर होता है वो भी ऑरली दिया जाता है, जस्ट लाइक द स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर रिटर्न आंसर दिया जाता है। 10 दिन का टाइम जो है वो इसके अंदर निर्धारित किया गया है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ नॉर्थ से साउथ रिवर्स के अंदर। जल्दी से मुझे ईस्टर्न साइड की जो रिवर्स हैं उनके नाम बता दें, अगर एक भी नाम बताएंगे तो भी चलेगा। झेलम, चिनाब, रावी जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वैसे ही ऑलरेडी दे रखी है, जैसे कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। और फाइनली कतर का बॉर्डर किससे टच करता है, 4 कंट्रीज के नाम दिए गए थे, जल्दी से मुझे बताएं। तो यहां पे जो डिप्लोमेटिक टाइज थी वो बंद कर दिए गए थे कतर के साथ, लेकिन अभी इजिप्ट ने दोबारा से रिज्यूम करें, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज मेड। और सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है टच करता है कतर के साथ। और Now let me ask you a very important question, जो कि हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और फिर मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। अभी रिसेंटली पराक्रम दिवस के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। आप मुझे बताइएगा कि किस फ्रीडम फाइटर की याद में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और किस दिन किया जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर भी दे सकते हैं, बट अगर आपको दिन भी पता है तो और भी अच्छा रहेगा। तो सोचिएगा इसके बारे में। मेंस का जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सौर ऊर्जा का प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर करना है आपको। इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट। इलेबोरेट करिए 250 वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको खुद ही दूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है जैसे आप पहले दिया करते थे वैसे करिए। चलिए उस चीज को भी शुरू करते हैं। जो आपका सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 PM जो है आज दोबारा यहाँ पे हम 10 नए टॉपिक्स रैपिड फायर तौर पे 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया है, चाहे कम भी किया है तब भी, और सेकंड अटेम्प्ट में जितना स्कोर आता है वो भी आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो PDF है वो आपको रात को 10 बजे मिल जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुडे ओनली एट 9 PM रैपिड फायर सेशन के लिए। बी रेडी। हैव अ नाइस डे।